हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। क्या हाल है आप सबके? चलिए, एनटीपीसी का पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं आप और हम। और पिछला पेपर कैसा आया था इसको अच्छे से देखेंगे, किस लेवल के प्रश्न आए थे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, केम छो, मजामा? चलिए, बहुत अच्छे। आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्लास के खत्म होते ही, है ना? चलो, तो आओ शुरुआत करते हैं। ये लो, एकदम आसान सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। हम्म पूरे सेशन को आप एंड तक अटेंड करिए, अच्छे अच्छे सवालों को आज सॉल्व करके जाइए साथ में, है ना? यस। आज जरा एनटीपीसी वालों को पढ़ा दे भाई। वर्ग 3 वालों का तो एकदम चल ही रहा है धमाकेदार। वर्ग 3 के विद्यार्थियों को कल गिफ्ट दे ही दिया है, और बाकी वर्ग 3 वाले हों, रेलवे वाले हों, एसएससी जीडी वाले हों, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। सब लोग पढ़ो, सब लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट है। तो आप सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। तो जब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आपका बन जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 और 3 9, है ना? फिर आप अगर यहां आए, अब मैं यहां पे लिख ही लेता हूं, तो ये आपका 18 है, ब्रैकेट है, 6 है, फिर यहां 4 है, माइनस। अब 6 और 3 9 है, 8 में से 9 गया तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, आया ना? फिर आपका 18 आ गया, 6 आ गया, फिर यहां पे 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर आपका 18 आ गया, 6 आ गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सही है क्या बात इतनी, है ना? फिर आप यहां पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5, तो ये आ गया आपका 18, और 6 में से 5 गया 1, यानी आपका आंसर जो है 17 आना चाहिए। 17 आ रहा है क्या सभी का आंसर? आंसर आ जाएगा आपका 17 यानी 17। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया आपका 6 और 3 9, तो 8 में से 9 गया, यहां पे आ गया -1, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, 4 और 1 हो गया 5, 6 में से 5 गया 1, यहां माइनस है, -1 गया, आंसर आ गया आपका 17 यानी 17। ठीक है, CBT 1 लेवल के क्वेश्चंस हैं आज के, 2021 फरवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके। एनटीपीसी में एक बहुत अच्छा सवाल कोई पूछ रहा है कि एनटीपीसी में अरिथमेटिक ज्यादा आता है या एडवांस। आपको मैं बताऊं, शिफ्ट पे डिपेंड करता है। कभी कभी किसी शिफ्ट में अरिथमेटिक ज्यादा, एडवांस कम, किसी में एडवांस इतना ज्यादा कि अरिथमेटिक कम हो जाता है। तो आप दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहें, अरिथमेटिक भी ज्यादा आ सकता है, एडवांस भी ज्यादा आ सकता है। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी शिफ्ट में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो नहीं पता। इसलिए आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप किसी एक चीज के बारे में मत सोचो कि एक चीज अच्छी कर लें दूसरी रहने दें, ऐसा नहीं करना, सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। विनर्स एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको कोर्स, आखिरी में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, यहां पे कह रहे हैं आपसे कि एक नंबर है 12, एक नंबर है 15, एक नंबर है 21। आपको इन तीनों नंबर्स के एलसीएम भी बताने हैं, इन तीनों नंबर्स के एचसीएफ भी बताने हैं, है ना? अगर आप ऑप्शन देखेंगे, आपको एक चीज पता होगी, एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो 3 का भाग सब में जा सकता है, 3 वो नंबर है जिसका भाग सब में जा सकता है, 6 का भाग सब में नहीं जाएगा ना, 12 के अलावा 6 का भाग जाएगा नहीं। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि एचसीएफ आपका 100% के आना है 3। तो ये आपके दो आंसर तो हो नहीं सकते। अब बारी है आपकी एलसीएम की। एलसीएम यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जिसमें सभी नंबर्स का भाग जाए। तो अगर मैं 140 में 12 का भाग दूंगा तो जाएगा ही नहीं, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है 420। इसको बोलते हैं बिना प्रश्न को हल करे आंसर देना। और यहां पे हमने क्या करा है, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करा है ना? ऑप्शंस को हमने देखा कि भाई क्या हो सकता है, तो 3 हो गया। फिर हमने देखा 140 में तो 12 का भाग जाएगा नहीं, 15 का जाएगा नहीं, 420 ही ऑप्शन बचा है, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, हम्म
वेरी गुड। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 साल में स्वयं की 8 गुना हो जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए तो ब्याज की दर आप सभी को ज्ञात करना है। देखो 3 साल में 8 गुना, इसमें हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 1 रुपए है जो क्या बन जाता है, जो 8 गुना बन जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स? इन 3 ईयर्स। और आपने जिन जिन लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि अगर 2 वर्ष का प्रश्न है तो स्क्वायर रूट लगेगा, 3 वर्ष का प्रश्न है तो क्यूब रूट लगेगा। तो आपको यहां कहा है 3 साल, तो 3 साल है तो इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक है कि दोनों के ऊपर आप क्या लगा दो? दोनों के ऊपर क्यूब रूट लगा दो। 1 किसका घन होता है? 1 का। 8 किसका होता है? 2 का। यानी आपका प्रिंसिपल 2 था, जो अमाउंट 1 था जो 2 बन गया। आपने 1 रुपए दिए थे जो 2 रुपए बन गए, यानी 1 रुपए ब्याज लगा है 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो हो रहा है दैट इज 100%। ब्याज की जो दर है वो कितनी है? 100% है, 100% है। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, कभी भी ध्यान रखिए, अगर 3 वर्ष है तो हमेशा क्यूब रूट, और अगर 2 साल होता तो स्क्वायर रूट, बस। इससे आपको प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त होता है, उससे आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। देखो वर्ग 3 हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इन तीनों एग्जाम्स के लिए और बल्कि हर एग्जाम के लिए आपको मेरा वीडियो मिलेगा जिसमें टॉपिक वाइज हमने हमेशा बताया है कि आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सभी के वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आपको वीडियो देखने का कष्ट करना पड़ेगा, है ना। अभी मैं आपको वो सब चीजें नहीं बता सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीजें बताई जा चुकी हैं। ओके, आंकड़े अपर्याप्त वाले, ठीक है, पढ़ो यार, तुम आंकड़े अपर्याप्त मार रहे हो। ठीक है। एबीसी किसी काम को 20, 30, 60 दिनों में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, सभी विषम संख्या वाले दिन बी और ए की सहायता करता है, जबकि सभी सम संख्या वाले दिनों में सी ए की सहायता करता है। कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? एक टाइप होता है जो आपको हम हमेशा पढ़ाते हैं जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट डेज, यानी उसको कहते हैं एकांतर दिनों में कार्य करना। ये उसी का एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है। ए के आ गए 20 दिन, बी के आ गए 30 दिन, सी के आ गए 60 दिन। आप सबको पता है कि इसमें सबसे पहले लेना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम को हम कहते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य, है ना। और आपको उसके बाद निकालना पड़ता है इनकी क्षमता, यानी इनकी एफिशिएंसी। तो अगर 20 से भाग दोगे तो इसकी क्षमता 3 है, 30 से भाग दोगे 2 है, 60 से भाग दोगे 1 है। अब बात ध्यान से समझना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जितने भी विषम दिन हैं उस दिन ए के साथ बी रहेगा, ए के साथ बी रहेगा। जितनी भी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, उस दिन ए के साथ सी रहेगा। ये ऐसा कह रहे हैं। आज देखो ए रोज काम करेगा, बोला हुआ है, ए डेली काम करेगा। एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी काम करेगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो हर विषम दिन बी आएगा, हर सम दिन यानी इवन नंबर्स के डे पर ए आएगा, सी आएगा। बात समझ में आई? तो यार कुछ भी मतलब नहीं है, आप तो ये समझो कि पहले दिन ए और बी आए तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। अगले दिन ए और सी आए तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 4। इस प्रकार 2 दिनों में, 2 डेज में कितने यूनिट काम हुए? 9 यूनिट्स हुए। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? पहले दिन ए और बी काम करेंगे, दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, तो एक दिन प्लस एक दिन, 2 दिन में 9 यूनिट्स, 9 दिन कार्य हो गए। बोलो हां। अब यही क्रम चलता जाएगा भाई। 9 का पहाड़ा तुम कितनी बार ले सकते हो? 9 का पहाड़ा 6 बार ले सकते हो, क्योंकि 9 × 7 63 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 का गुणा किया तो ये आ गया आपका 12 डेज, 12 दिन, और ये आ गया 9 × 6, 9 × 6, 54 यूनिट्स। तो बात समझना, 12 दिन बीत चुके हैं, 54 यूनिट्स हो चुकी हैं। 12 दिन बीत चुके हैं, 54 यूनिट्स हो चुकी है। तो 60 में से 54 गया तो बचा कितना? 6। 60 में से 54 गया तो बचा कितना? 6। अब देखो खेल, यहां से ध्यान से सुनना, है ना। अब भाई 6 काम बचे हैं,
सबसे पहले ए और बी की जोड़ी आएगी, तो ए और बी की जोड़ी आई, इन्होंने एक दिन काम किया, 5 काम कर दिए, बचा कितना? 1। ठीक है, अब किसकी जोड़ी आएगी? ए और सी की जोड़ी आएगी। ये लोग आएंगे तो ए और सी कहेंगे सर हम तो 4 काम कर सकते हैं, आपने हमारे लिए एक ही काम बचा के रखा है, तो हम पूरे दिन नहीं रुकेंगे। हम 4 काम कर सकते हैं, आपने एक ही काम बचा के रखा है, तो सर हम पूरे दिन नहीं रुकेंगे, 1/4 डे में काम निपटा के चले जाएंगे। अब ध्यान से देखना, 12 दिन, 13 दिन और 1/4, तो पूरा काम जो है 13 1/4 दिनों में हुआ। ये आपके प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, 13 1/4, 13 सही 1/4। एनटीपीसी का बैच कैसे लें मैं आखिरी में बताऊंगा, आपको आखिरी तक रुकना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, बताओ एकांतर क्रम समझ में आया? बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, इतना लिख लिख कर करने की आवश्यकता नहीं थी, पर आप में से हर स्टूडेंट को लेकर मुझे चलना, इसलिए एक एक चीज मैंने बताई है, इतना समय इसमें लगता नहीं है ना। 2 दिन का काम 9 है, तो 9 × 6 54, यानी 12 दिनों में 54 काम हो गए। बचे हमारे पास 6 काम। ए और बी की टीम आई, एक दिन में 5 काम कर दिए। ए और सी की टीम 1/4 डे, 12वां दिन, 13वां दिन और 1/4 दिन, 13 1/4, 13 से 1/4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? जिसने चैप्टर पढ़ा है उसी को समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ा है आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सब पढ़ो यार, सबके काम की है। जिस प्रकार किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि वो किस जाति का है, उसी प्रकार मैथ्स के क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं होता है कि ये किस एग्जाम में आ सकता है या किस एग्जाम के काम का है। मैथ्स मैथ्स होता है ना। इंसान इंसान होता है, वो किसी भी देश में रह सकता है, वो पृथ्वी पर रह सकता है ना। गणित कैसा भी हो, हर परीक्षा में काम आएगा, आप हर एग्जाम के हिसाब से पढ़ सकते हो। आपसे कहा है निर्देशांक ये और वो है, तो आपको एक चैप्टर होता है जो पढ़ना पड़ता है रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, जिसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो हमने आपको कोर्स में पढ़ाया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो निर्देशांक अक्ष सरल रेखा 5x + 7y क्रिएट करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्या करते हैं हम, यहां 5x है, यहां पे 7y है और यहां पे 35 है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 35 का भाग देंगे, इसमें भी 35 का भाग देंगे, और इसको तो खैर आप भाग देंगे तो वो 1 हो जाएगा। मेन हमें इनको देखना है। तो 5 से कैंसिल हुआ, यानी 5 × 7 35, 7 से कैंसिल हुआ, यानी 7 × 5 35। तो अब आप समझो, जब हम समतल का इस प्रकार का निर्माण करते हैं तो एक्स एक्सिस पे 7वां पॉइंट होना चाहिए। आपको पता है कि ये एक्स होता है, आपको पता है ये y होता है, आपको पता है ये x डैश होता है, आपको पता है ये y डैश होता है, और आपको पता है ये 0 होता है। तो ये 7 पॉइंट इधर जाना चाहिए और y एक्सिस पर 5 पॉइंट इधर जाना चाहिए, और अगर ये दोनों जुड़ गए तो ये एक बनेगा ट्राइंगल, त्रिभुज, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 7 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5 है। आप जानते हो कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम एक बहुत सिंपल रूल का यूज करते हैं, और वो रूल क्या है कि आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 5 × 7 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल ही पूछा है, तो 5 × 7 35, 35 का कर दोगे आधा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 35/2, 35/2, 35/2। कोई तकलीफ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। जैसे यहां 35 होता है ना, तो हम 35 का दोनों में भाग देते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, बच्चे इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि इसको कभी वो पढ़ते नहीं, वो सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या क्या होगा। 3 या 4 घंटे का ये चैप्टर है, और आप पढ़ लोगे तो आप कहोगे यार इसको तो क्यों हम डरते थे। फ्री का नंबर लेने वाला चैप्टर है, बस पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार। ठीक है, 35 है, 35 का भाग दोनों में, एक्स एक्सिस पे 7वां पॉइंट, वाई एक्सिस पे 5वां पॉइंट, ये बन गया एक त्रिभुज। आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंसर आ गया आपका बी।
आगे लेकर चलते हैं आपको 6 नंबर का क्वेश्चन। पढ़े भाई, कॉपी पेस्ट करके टाइम खराब ना करें। आपको कोई चीजों का जवाब नहीं मिल पाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आप कोई भी डाउट पूछो, आपको जवाब मिलेगा। बाकी इधर उधर की कोई बातें नहीं, आप सिर्फ अपना टाइम खराब करोगे। मैं डेली 8 बजे आता हूं। जिस दिन मैं आपको गाइडेंस के मूड से आता हूं, मोटिवेशन के मूड से आता हूं, उस दिन फिर वही होगा। जिस दिन पढ़ाने के लिए आऊंगा उस दिन सिर्फ पढ़ाई होगी, है ना। और आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको सब पता ही है। ओके, चले आ जाओ। माध्य माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है, बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक माध्य माध्यिका ये कौन सा चैप्टर हो गया? चलो देखो कितनी अच्छी बात है यार, कई लोगों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। माध्य माध्यिका बहुलक एक चैप्टर होता है जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्टेटिस्टिक्स और हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। और अगर आपको बस इतना सा पता हो कि बहुलक को जेड कहते हैं, बहुलक को जेड कहते हैं, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू एक्स। माध्य, एम का मतलब यहां पे होता है माध्यिका और एक्स का मतलब यहां पे होता है माध्य। ये एक सिंपल सा सूत्र होता है सांख्यिकी चैप्टर का, आपको पता होगा, है ना। एक्स कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, एक ही बात है, ऐसे लिख लो, है ना। तो आपको बहुलक निकालना है, z बराबर यानी बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का दुगना। तो माध्यिका का 3 गुना, यहां पे देखो ये माध्य है और ये माध्यिका है, तो 5 का 3 गुना हो गया 15 और 4 का दुगना हो गया 8। तो आपका बहुलक जो है वो कितना आ जाएगा? 7। बहुलक आ जाएगा 7, बात खत्म। ओके, हाँ, कोई दिक्कत? मैंने अभी जस्ट आपसे कहा जैसे निर्देशांक ज्योमेट्री आप पढ़ लोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ लोगे, सांख्यिकी 4 या 5 दिन का चैप्टर है। बेसिक आपने अच्छा कर लिया, सवाल कठिन नहीं आते हैं, बस बेसिक आपका मजबूत करना है। अब बताओ, अगर किसी को बस ये सूत्र पता हो कि बहुलक माध्य माध्यिका का ये संबंध है, तो क्या ये फ्री फोकट का नंबर नहीं है? पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। पीडीएफ कहां मिलेगा मैं सब बताऊंगा आपको, है ना। अभी आप पढ़ लो, अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, एक दो छोटी सी जानकारियां दे दूं जो आपके बेहद काम की है। हमने एनटीपीसी के विद्यार्थियों को बहुत शानदार तगड़े तगड़े गिफ्ट और अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें आपको फ्री ई बुक्स है, टेस्ट पेपर्स है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार चीजें दी हैं। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी। रणनीति, स्टडी प्लान, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, इन सब पर मैं वीडियो बना चुका हूं, ये भी आप देख लीजिएगा, है ना। ये सब वीडियो देख लोगे ना तो जो चीजें आप कॉपी पेस्ट करते रहते हो ये सब बता चुका हूं मैं आपको। क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, किस विषय को कैसे अच्छा करना है, इन सब के बारे में बता चुका हूं। देखो तो वीडियो, ये सब यूट्यूब पर डले हुए हैं, है ना। हमने 14,000 प्रश्नों का निचोड़ आपको दिया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पिछले साल आए हैं, कौन से नहीं आते हैं, कौन से आते हैं। ये वीडियो देखिए, कितना काम का वीडियो है ये, देखो तो आप इन वीडियोस को, है ना। और जो बच्चे अभी पूछ रहे थे, आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर मात्र 799 का बैच मिल जाएगा। विनर्स के बच्चों को इसमें और 20% का डिस्काउंट है और 13 शिक्षकों की टीम मिल रही है, जो पूरे आप कहीं भी देखोगे इतनी बड़ी टीम कि हर विषय के लिए एक टीचर मिले, ये कहीं नहीं मिलेगा, जो सिर्फ विनर्स में मिलता है और बहुत कम फीस में। बढ़िया लाइव बैच है, बाद में रिकॉर्डेड देखो, नोट्स, मटेरियल, सब सुविधाएं आपको इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 कहां से आ गया? 6 के बाद चलो यहां कुछ आगे पीछे हो गया है, 7 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाँ जी, आपसे कहा है कि 4, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करिए, यानी फोर्थ प्रपोर्शन पता लगाइए। 7, 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती पता लगाइए, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 4, 9 एंड 12। क्या बात है, वेरी गुड। देखो
ध्यान से सुनना बात को। आपको मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं। इसका ऐसा होता है कि ए बी और सी डी, जो संबंध ए और बी में है भाई, इसमें इनका और इनका आपस में गुणा होता है, तो इससे सूत्र बनता है ए इंटू डी बी इंटू सी। इसको ए कहेंगे, इसको बी, इसको सी, और निकालना है डी। तो डी का सूत्र क्या हो जाएगा, बी इंटू सी अपॉन ए। मैं चाहता तो ये डायरेक्ट लिख सकता था, पर आपको बता दिया कि ये कैसे आया। बी और सी क्या है, बी और सी है 9 और 12, और ए का भाग देना है, यानी 4 का भाग देना है। काम खत्म। 4 से उड़ा दो 3 बार, 9 तिया 27। तो आपका जो चतुर्थ अनुपाती है दैट इज 27, 27। दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपाती। समझे कि नहीं? हाँ, ऑनलाइन ही है भाई, 799 में पूरा सिलेबस सब कुछ मिलेगा आपको शानदार तरीके से। आया? हम्म, ओके। चलिए, क्या कह रहे हैं आपसे, एक है आपके पास 4/5, ये -3/10 है, तो -3/10। अब सोचो, 2 एकम 2 और 1 3, इसको भी इधर ले लो, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, और उधर क्या बचा, सिर्फ x बचा। 4/5 प्लस का है 3/10, और 3/2 भी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना ले लें, 10 ले लेते हैं। 5 से भाग देंगे 2 बार, तो 4 का दुगना हो गया 8। 10 का भाग देंगे तो 3 का 3 ही रहेगा। 2 से भाग देंगे 5, 5 का 3 गुना हो जाएगा 15। सही है क्या बात यहां तक, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। 3/10 है, 2 एकम 2 और 1 3/2 है, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3/10 आपका माइनस में है, 4/5। ऑप्शन कुछ अजीब क्यों जा रहा है यार, गलत क्या हो रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सही है बात यहां तक तो। ये 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 5, 5 दिया 15। चलो ठीक है, ओके। तो ये हो गया 8, 15 और 3 हो गया आपका 18, और नीचे आ गया आपका 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका -10, इधर भी आ गया 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। आंसर आ जाएगा आपका -1। डी आपका आंसर है, ठीक है, सही है। नहीं नहीं, ऑप्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आया समझ में? 8 है, 15 और 3 हो गया 18, 18 में से 8 गया -10, 10 में से 10 गया, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। -1 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ मिलेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीएस, साइंस, सब कुछ। उस निर्देशांक के ये फिर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें ऐसा होता है कि भाई एक बिंदु इधर होता है, एक बिंदु इधर होता है, और दो प्रकार के विभाजन होते हैं। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। तो यहां पे क्या कहा है, आंतरिक विभाजन है। एक बिंदु यहां है जिसके कोऑर्डिनेट से 2 और 4, एक बिंदु यहां है जिसके कोऑर्डिनेट से 7 और 9, और एक बिंदु यहां है जिसके कोऑर्डिनेट से 1 और 2, है ना। मतलब सॉरी, इसको 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करा है। ये अगर 1 है तो ये क्या है, 2 है। हम जनरली इनको m और n नाम दे देते हैं। तो आपसे कहा गया है कि ये जो यहां पर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगेन, अगर आपने ये पढ़ लिया होगा ये चैप्टर, तो आप बोलोगे कुछ भी दम नहीं है इस सवाल में, पर पढ़ा हुआ होगा तो। नहीं पढ़ा है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, और अगर पढ़ा हुआ है तो फिर आपके लिए ये एकदम लड्डू है, एकदम हलवा है। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको ये निकालना हो, या ये 2 और 1 कितना होता है, 3। 2 और 1 कितना होता है, 3। तो हम इस जो बिंदु है, ये अंतः विभाजन है, इसके x और y निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। इस 2 का गुणा इधर होगा, और इस 1 का गुणा इधर होगा। तो 2 दूनी 4, और 7 एकम 7। 7 और 2 दूनी 4, कितना आ गया भैया, 13। ठीक है, कितना आ गया, सॉरी 7 और 4 कितना हो गया, 11। 7 और 5 नहीं है, 7 और 6 नहीं है, 7 और 4 है।
समझ आया? ये हो गया आपका 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 7 एकम 7। ये आपको पता होना चाहिए कि इसको x1 नाम दूं तो इसको x2, मतलब मैं बहुत लिखकर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें उलझाना नहीं चाहता हूं। तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, इसको हम m नाम दे देते हैं, इसको m, तो m इंटू x2 n इंटू x1 ऐसे सूत्र होते हैं। पर आप मेक इट वेरी सिंपल, इस 1 का गुणा इधर, इस 2 का गुणा इधर, तो 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, काम खत्म। एज इट इज आप क्या करोगे, अब देखो, इस 2 का गुणा इधर करो और इस 1 का गुणा इधर करो, तो ये हो गया आपका 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 4 दूनी कितना हो गया 8। तो आप अब इन दोनों को क्या कर लोगे, इन दोनों को और जोड़ दोगे, तो 9 और 8 कितना आ जाएगा 17, ये y का मान आ गया, c आ गया। तो यहां पर जो अंतर विभाजन हो रहा है, जो मिड मतलब जो भी पॉइंट बन रहा है, उसके x और y कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, ऑप्शन सी 11/3 17/3। समझ आया? इसका गुणा इधर तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर तो इसका गुणा इधर, बस ये क्रॉस में चलता है और कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 से 4 घंटे का चैप्टर है और इतना इजी है कि बस पढ़ना है आपको, है ना। नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कठिन लगेगा, पढ़ने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा। चलें आपको आगे लेकर, प्रतिशत का एकदम लड्डू सवाल आया था। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% का मतलब 1/5। ए का वेतन बी से 20% कम है, मतलब ये अगर 5 है तो ए उससे 1 कम है यानी 4 है। ए का वेतन बी से 20% कम है, तो आगे क्या कह रहे हैं, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। बी का वेतन ए से कितना ज्यादा है, 1। और जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूं कि जिसके साथ से लगा रहे वो नीचे, ए के वेतन से यानी तुलना किससे करनी है, ए से, तो नीचे रखो 4, मल्टीप्लाई करो 100, यानी कितना ज्यादा है 25%, 25%, ये आपका आंसर। बी का वेतन ए से 25% मोर है, 25% अधिक है। ए से यानी ए को नीचे रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए माइनस बी का डिफरेंस 5 है और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 41 है, तो आपको ए इंटू बी की वैल्यू बताना है। यहां पे 2 मेथड्स हो सकती है। पहला, आप यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, दूसरा आप इसमें फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, आप ऐसी संख्या सोचो कि जिनमें 5 का अंतर हो, लेकिन उनके स्क्वायर्स को जोड़ने पर, उनके वर्गों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, उनके वर्गों को जोड़ने पे 41 आना चाहिए। तो या तो ऐसे कोई नंबर सोच लो तो आपका आंसर आ जाएगा, और नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब आए हुए क्वेश्चंस है, किस एग्जाम में, सीबीटी 1 में, कितनी तारीख को, कौन सी शिफ्ट, पूरे सबूत के साथ आपके पास लिखा हुआ है। आप पुराने पेपर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न आए हैं या नहीं, है ना। इतना ओपन है यार, खुली किताब है। चलो आ जाओ। तो आप एक काम करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और वैल्यू पुटिंग कर दो। ए माइनस बी यानी 5, 5 का वर्ग कितना आ गया 25, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है भाई 41 है, और माइनस का क्या आ गया 2ab, माइनस का 2ab इधर ले आओ, प्लस का 2ab, 25 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 16, 25 गया, 41 में से 25 गया 16, 2 से ये भाई साहब को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 8, 8 आपका आंसर है। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं। हालांकि आपको अभी तक पता नहीं चल पाए कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं, लेकिन उनका गुणा करने पे 8 आएगा। सो आप ये, तो ऐसे सवालों में या तो ए प्लस बी के स्क्वायर का सूत्र लगता है या ए माइनस बी के स्क्वायर का सूत्र लगता है, और आंसर बहुत आसानी से आ जाता है, वैल्यू पुटिंग वाला काम रहता है। आपको आज समझ में आया होगा कि हम अरिथमेटिक के भी प्रश्न देख रहे हैं, एडवांस के भी प्रश्न देख रहे हैं। अगर आप रेलवे का एग्जाम निकालना चाहते हो, अरिथमेटिक एडवांस दोनों अच्छे करने पड़ेंगे। लेकिन खुशखबरी क्या है कि एडवांस हो या अरिथमेटिक, लेवल बेसिक आता है। अभी तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जो बहुत कठिन हो, कि जिसमें आप एकदम परेशान हो गए हो। बस उस चैप्टर का बेसिक पता है
आप आराम से आंसर दे सकते हो। बेसिक मजबूत करना है, चैप्टर्स को बस एक बार बेसिक पढ़ना है, प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे। और लोग क्या गलती करते हैं, वो कुछ चैप्टर्स को पढ़ते ही नहीं, वो सोचते हैं सांख्यिकी मुझसे नहीं हो पाएगी, ज्योमेट्री मैं नहीं कर पाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री मुझसे नहीं बनेगी। ऐसी गलती मत करो, बेसिक पढ़ लो। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर्स होंगे एक चैप्टर के, पढ़ लो। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, क्योंकि ये बहुत छोटे एग्जाम है यार, इनमें कुछ बहुत हाई लेवल या ऐसा कुछ नहीं आएगा। बेसिक बस आपको मजबूत करना है। लग जाएगा रोहन भाई, सब मिलेगा, चिंता काहे करते हो, जो वादा किया है वो सब तुम्हें मिलेगा। हाँ जी, एक आयत की लंबाई 15 और क्षेत्रफल 150 है। लंबाई में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल बढ़कर 1 से 1/3 हो जाता है। नए आयत का परिमाप ज्ञात करें। आयत जानते हैं कि आप लोग, छोटा सा आयत बना देता हूं आपके लिए। तो ये है एक आपका आयत, ठीक है। आयत की अपनी लंबाई और एक चौड़ाई होती है, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया, क्षेत्रफल। इन्होंने कहा कि लंबाई तो 15 है लेकिन चौड़ाई नहीं पता, लेकिन क्षेत्रफल 150 है। तो कोई छोटू सा बच्चा भी बता देगा कि चौड़ाई क्या है, 10 है। क्या बड़ी बात है इसमें यार, क्षेत्रफल 150 है, अगर लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इनका कहना है कि क्षेत्रफल जो है पहले से 1/3 गुना हो गया, तो 1/3 का मतलब होता है 4/3, 4/3। कहने का मतलब कि अगर पहले क्षेत्रफल 3 था तो नया क्षेत्रफल 4 हो गया। तो भाई पुराना क्षेत्रफल अगर 150 था तो नया क्षेत्रफल 200 हो जाएगा क्या। 3 बराबर, ये पुराना क्षेत्रफल है, ये नया क्षेत्रफल है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि क्षेत्रफल पहले से 1/3 हो गया है। 1/3 मतलब 3 कम 3 और 1 4, पहले 3 था तो अब 4 हो गया। पहले क्षेत्रफल 3 था तो अब क्या हो गया, 4। 3 बराबर 150, 1 बराबर 50, तो 4 बराबर 200। अब देखो फिर वही बात है, लंबाई अभी भी 15 है, सॉरी लंबाई तो हमें पता नहीं है, चौड़ाई अभी भी 10 है और क्षेत्रफल 200 हो गया। तो बताओ लंबाई क्या होगी। इन्होंने कहा कि लंबाई में चेंज आएगा, क्षेत्रफल हो गया 200, लंबाई कितनी बढ़ाएं, मतलब चौड़ाई वही की वही रहेगी। तो चौड़ाई अगर पहले 10 थी तो वो अभी भी 10 है, तो 10 से जब ये कटेगा तो आपको पता चलेगा कि लंबाई कितनी है, 20 है ना, लंबाई कितनी है, 20 है। फिर आपसे पूछा है परिमाप, पेरीमीटर, चारों भुजाओं का योग, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का योग क्या हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 का दुगना 60, तो उसका जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, जैसे ये थोड़ा सा ठीक सवाल था, इतने सवालों में थोड़ा सा मतलब यहां पे आपको सोचने पर मजबूर करा होगा इस सवाल ने, बाकी दम्ब नहीं है। पहले क्षेत्रफल 150 था, क्षेत्रफल 1/3 गुना हो गया, यानी 3 से 4 हो गया। तो क्षेत्रफल 150 था तो 200 हो गया, 150 था 200 हो गया। लंबाई 15 है तो चौड़ाई 10, बाद में चौड़ाई 10 ही रहेगी लेकिन लंबाई 20 हो जाएगी। तो परिमाप क्या हो गया, लंबाई धन चौड़ाई, 20 और 10 30, 30 का दुगना 60, परिमाप आ गया, पेरीमीटर आ गया। ओके, कौन दिक्कत। अब ठीक है, चलें और आगे। एकदम लड्डू चुन्नू मुन्नू सा सवाल है, बिना पेन उठाए इसको खत्म कर डालो। 5 पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भरते हैं तो 8 कितने मिनट में, देखना आंसर 50 आ रहा है क्या। अब आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो आए हैं और लोग बोलते हैं मैथ्स कठिन आता है। पढ़ो तब तो पता चले कि कठिन आता है कि इजी आता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाँ, आरती जी बुक जब यहां से निकलेगी आपके पास ट्रैकिंग लिंक आ जाएगी, निश्चिंत रहें। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है, पहले इसमें 20% की डिस्काउंट दिया है, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। पहले 10% 20% की छूट देते हैं। देखो
20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, और बाद में 10% प्राइस बढ़ाना है यानी 1/10। तो बात समझना, आपके पास 9,000 का टीवी है, आपने पहले डिस्काउंट दिया 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया यानी 4/5, फिर आपने इसका रेट बढ़ाया यानी 10 से रेट 1 बढ़ा के आपने 11 कर दिया, नीचे आ गया 10। समझ आ रही है बात? पहले आपने क्या करा, पहले इस पे डिस्काउंट दिया 20% का यानी 4/5, और बाद में आपने इसका रेट 10% बढ़ा दिया यानी 10 से क्या कर दिया, 11 कर दिया। सॉल्व कर लो भाई, खत्म, बात ही खत्म हो गई। आपका 0 से 0 गया, 5 से कैंसिल कर दिया 180 बार, 18 इंटू 4 72, और 72 मतलब 792 और 0, 7,920 आंसर आ जाना चाहिए क्या? ऑप्शन सी, 7,920, 7920। चलें और आगे। देखो भाई, फिर एक और हलवा, x 128, 162 और आ गया x। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू पता लगाना है, क्या कहते हो? परसेंटेज 1/1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में समझ में कम आता है तो आप ना एक बार अच्छे से पहले बेसिक से पढ़ो। आप प्रैक्टिस क्लासेस में, जैसे अब एसी क्लासेस में जाओगे ना, आप जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये प्रैक्टिस क्लास है, इसको बेसिक क्लास नहीं बोलते। यहाँ पे हम पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, आपको वो क्लासेस पढ़नी है जिसमें एकदम टाइप वाइज बेसिक से पढ़ाते हैं, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, तब ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे, है ना। आप क्या सोचते हो कि जो भी जहां जो पढ़ा रहा है पहुंच जाओ? बेसिक पढ़ा होगा ना, तब आपको प्रैक्टिस क्लासेस ज्वाइन करनी है। बेसिक नहीं पढ़ा है तो प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। हाँ, ठीक है, चलो भाई, तो हम यहां पे दिमाग लगाते हैं। एक्स और एक्स का जब गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होएगा, दोनों वर्गमूल के अंदर हैं, यानी ये हो गया 128 और ये हो गया आपका 162। सही है। अब मुझे ना इनको वर्गमूल के बाहर ले जाना है, स्क्वायर रूट के बाहर ले जाना है, तो क्या करूं मैं? तो एक बात समझो, यहां पर एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक चीज समझना, मुझे पता है कि यार ये तो 16 इंटू 8 होता है ना, और 162 81 का दुगना होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। देखो 16 किसका वर्ग है? 4 का। 81 किसका वर्ग है? 9 का। 8 दूनी 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो ये वर्गमूल के बाहर तो आ गए, ठीक है ना, ये वर्गमूल के बाहर तो आ गए, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में टकराए हैं। तो अब अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो इनके ऊपर फिर स्क्वायर रूट लगेगा, तो 4 9 और 4, तो आप देखो 4 और 4 हो जाएगा 16 और 9, तो 16 किसका वर्ग है और 9 किसका वर्ग है? आंसर फाइनली जो आना है वो पता है क्या आएगा? 12 12। ठीक है, ना कि 144 144। हाँ, ओनली फुटबॉल कह रहे हैं सर, मुझे आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस चाहिए। आप एनटीपीसी का बैच ले लो, उसमें मेरा पूरा मैथ्स का कोर्स निशुल्क दिया है हमने सबको, है ना, मिल जाएगा। हम्म। देखो भाई, जो लोग ना सिर्फ यूट्यूब से गाइडेंस लेते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मतलब देखो मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं हमेशा ना सही बोलना पसंद करता हूं, गुमराह नहीं करता हूं। आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी व्यक्ति से आप यूट्यूब पे पढ़िए, आपको बेसिक कम ही मिलेगा, या बेसिक कभी पूरा यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ा सकता। यूट्यूब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, यूट्यूब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप सोचो कि मैं पूरा बेसिक भी यूट्यूब से कवर कर लूं, हो सकता है, लेकिन पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपको कितने चैप्टर मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, आप चैप्टर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हर जगह आप देखेंगे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सारी चीजें हैं, और इतने कम प्राइस में आपको चीजें मिलेंगी
तो आप इस जमाने में भी अगर आप केवल इस बात के लिए कि नहीं मैं कोई कोर्स नहीं लूंगा, भले सक्षम है आप, अगर कैपेबल है ना, तो आप बेसिकली कभी यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करो। सक्षम नहीं है कि सर कुछ भी नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से एक मोबाइल है और रिचार्ज करा पाता हूं, तो आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए बेसिक। अदरवाइज अगर आप 500 600 800 1000 रुपए भी खर्च कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे बेसिक पढ़ने के लिए कभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि कोई भी हो, आपको नहीं करना चाहिए। यूट्यूब को प्रैक्टिस के लिए यूज करो, बेसिक के लिए आपको जरूर कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहां पे अब आपको 13 शिक्षक मिल रहे हैं, 13 टीचर्स हैं, सिस्टमेटिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीएस में सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स रीजनिंग स्टैटिक जीके करंट अफेयर सब मिलेगा। तुम इतना ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे यूट्यूब पे, और कर क्या रहे हो, मात्र 500 600 800 रुपए बचाने के चक्कर में, है ना। तो कैपेबल है, डोंट वेस्ट योर टाइम, और अगर नहीं है तो फिर आप इस पे जाइए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप विनर्स का कोर्स खरीदें या मुझसे जुड़े, मैं वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सही सलाह हमेशा देता हूं। तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो चैलेंज लेंगे, हम कहीं नहीं जुड़ेंगे, हम तो बस ये कि अपने दम पे करेंगे। 2 2 3 3 साल खराब कर देते हैं केवल एक जिद में, एक उसमें कि नहीं मैं कहीं ज्वाइन नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा आपको इस बात की कदर करनी है कि हमारा समय कहां से बच सकता है, सारी चीजें सिस्टमेटिक। अब यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, 4 बार ऐड आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। पहले यूट्यूब एक ऑप्शन देता था कि आप चाहते हैं आपके वीडियोस पे ऐड प्ले हो, यूट्यूब ने कुछ साल पहले हटा दिया। आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं, हम चाह के भी कोई ऐड नहीं रोक सकते, ये ऑप्शन खत्म कर दिया उन्होंने सबके पास से। तो बीच में जो भी ऐड आते हैं वो हम नहीं डालते, यूट्यूब अपनी मर्जी से डाल देता है। तो अब आप इस क्लास को देख रहे हो, 4 बार ऐड आएंगे, 4 बार आप डिस्टर्बेंस आपका होगा। तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कमेंट्स में हर प्रकार के लोग यहां पे आते हैं, आपको पता ही है। इन छोटी छोटी चीजों से आपका जो टाइम वेस्ट होता है, आपका जो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका कितना कंसंट्रेशन जो है लूज हो रहा है। इसलिए अब एप्लीकेशन पे क्या है, परसेंटेज, बढ़िया आर्ट क्लासेस, उनके नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, यही तो चाहिए ना आपको कि सब कुछ सिस्टमेटिक मिल जाए। तो ऑनलाइन के जमाने में अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा नहीं ले सकते, मत जाओ ऑफलाइन, आप कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन की फीस में बहुत अंतर रहेगा, कहीं भी ज्वाइन करो आप। पर अगर सारी चीजें घर बैठे मिल रही है उस, और अगर सक्षम हो, कैपेबल हो कि यार पेरेंट्स या आप 1000 रुपए खर्च कर सकते हो, उसके बाद ना खर्च करके दिन रात यूट्यूब पे माथा फोड़ रहे हो, तो फिर मतलब मूर्ख शब्द भी छोटा है फिर उसके आगे, ठीक है। मैं तो खुल के बता रहा हूं ना, कोई नहीं कुछ कर सकता, यूट्यूब पे बड़ा ओपन गेम है ना, कोई भी ऐड नहीं रोक सकता। तो भाई बेसिक के लिए कभी यूट्यूब पे मत आओ, बेसिक हमेशा अच्छी जगह से पढ़ो, सिस्टमेटिक। अगला है आपका 42.25 किसका वर्गमूल है। अब कई लोगों को तो अभी यही करते नहीं आता जो 6वीं 7वीं क्लास में सीखा है ना, फिर इसमें आपद भरते रहेंगे। अब 42 25 यानी 25 है, मतलब 5 और 6 इंटू 7 42, ये 6.5 आंसर आ गया। अब ये जो ट्रिक्स हैं कि एक एक 2 2 सेकंड्स में आंसर कैसे आते हैं, ये सब पढ़ोगे तो पता चलेगा। यूट्यूब पे एक क्वेश्चन सीखोगे, अब ऐसे हजारों चीजें हैं, पढ़ोगे तो ये चीजें सीखने को मिलेगी। हम्म मेरा मैथ्स का फाउंडेशन का कोर्स रेलवे के बैच में आपको निशुल्क मिला है, आप देखिएगा आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज पूरे 33 या 35 चैप्टर्स हैं, सब मिलेंगे आपको। देखो जिनको समझ नहीं आया, ये 65 का वर्ग है, अब तुम्हें वर्गमूल आए निकालते, स्क्वायर रूट आए, तब तो तुम कुछ कर पाओगे। तो ये 65 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25, 6 होता है तो 7 का गुणा करते हैं, 6 7 42। अगर वर्गमूल में 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर 1 अंक के बाद दशमलव लगता है, आंसर आएगा 6.5। कौन सा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का गुणनखंड है। अब देखो स्कूल में हमने लॉन्ग मेथड सीखी, अभी आपको इतना कमाल का तरीका बताऊंगा, आप बोलोगे क्या बात है, अद्भुत, शानदार। यूट्यूब पर शरारती तत्व बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, असामाजिक तत्वों से भरा पड़ा है यूट्यूब। कई लोग आपस में ही चलते रहते हैं, उनके कमेंट चलते हैं, भाई मैं यहां से, तुम कहां से, तुमने आज खाने में क्या खाया। यहां चल रहा है बहुपद और उनका खाना पीना ही खत्म नहीं हो रहा है। सर मेरे यहाँ गर्मी पड़ रही, यहाँ बारिश हो रही, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, एप्लीकेशन पे केवल सीरियस लोग होते हैं, तो मजा आता है फिर पढ़ाने में। हम्म, ठीक है। हरिकेश आप एक बार सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर लो भाई।
देखो आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं, आप मत दिमाग लगाओ। आप ऐसी संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने घटाने पे 1 आए, और ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर 20 आए। कहीं परेशान मत हो, मैं अब भी आपको गुणनखंड बता रहा हूं। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने या घटाने पे -1 आए, लेकिन गुणा करने पर 20 आए, वो भी माइनस का। बस इतनी दो संख्याएं मुझे बता दो, उसके बाद ना जादू दिखा दूं तो बोलना, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर 5 × 4 20, 5 एकम 5, एक संख्या 5 ले लो, एक संख्या 4 ले लो, ठीक है। पर माइनस का एक चाहिए, यानी ये माइनस होना चाहिए और ये बेचारा भाई प्लस होना चाहिए। 5 में से 4 जाएगा एक, 5 × 4 होगा तो -20। कुछ मत करो, दोनों के आगे x लगा दो, आंसर ही आ गया तुम्हारा। अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो कोई ताकत ये आने से रोक नहीं सकती। ये इसके गुणनखंड हो गए। दोनों ऑप्शंस आपको अगर दिखते हैं यहां पर, वैसे तो साथ में आ नहीं सकते क्योंकि ये जो बहुपद है वो इन दोनों से मिलकर बना है ना। दोनों के आगे बस x लगाना है, तो x -5 और x + 4 दोनों साथ में देंगे नहीं कभी ऑप्शन में, अनटिल एंड अनलेस कि पेपर बनाने वाला एजुकेटेड हो, है ना। तो x -5 मुझे दिख रहा है, लेकिन x + 4 नहीं दिख रहा है। ये दोनों आंसर सही है, पर दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आएंगे, आएगा कुछ एक ही। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी। हो गया, सॉल्व हो गया। ये इस बहुपद के गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं। आगे लेकर चलते हैं आपको। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय करी। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर की चाल से, इसको मिक्सचर इरिगेशन से करो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। कुछ दूरी 4 की स्पीड से तय करी, कुछ दूरी 9 की स्पीड से तय करी, जबकि टोटल 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करी। अब मिश्रण चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन समय दूरी चैप्टर में जब भी मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं तो लास्ट में यहां जो अनुपात मिलता है वो अनुपात हमेशा समय का होता है, टाइमिंग का होता है, यह ध्यान रखना। जब भी समय दूरी वाले चैप्टर में मिश्रण चैप्टर लगाओगे, मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो जो अनुपात आएगा वो अनुपात हमेशा होगा समय का, टाइमिंग का रेशो होगा। यह बात हमेशा ध्यान रखना। आप गए 4 की स्पीड से, आए 9 की स्पीड से, टोटल गए 61 और टोटल समय लगाइए। यह है औसतन चाल, एवरेज स्पीड। फिर आपको पता है कि अगर यहां कभी 9 आ जाए तो आप इसमें भी 9 का गुणा करोगे, इसमें भी 9 का गुणा करोगे और इसमें भी 9 का गुणा करोगे। तो देखो चमत्कार, 9 × 4 36, 9 × 9 81, 9 से 9 गया तो कितना आ गया? 61। ये हो गया सॉल्व। अब जो रेशो आएगा वो रेशो किस बात का होगा? वो रेशो होगा समय का। तो 36 और 61 में कितने का अंतर है भाई? 36 और 61 को अगर घटाओगे तो 11 में से 6 गया, 5 में से 3 गया। 81 और 61 में कितने का अंतर है? तो 20 का अंतर है। तो समय का अनुपात आने वाला है, 5 से कट गया 4 बार, 5 से कट गया 5 बार। दिस इज द रेशो ऑफ टाइमिंग। ये समय का अनुपात है। मुझे बताइए उनके पास कुल समय कितने हैं? 9 घंटे। 5 और 4 भी कितना होता है? 9, यानी 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। तो 1 बराबर 1 यानी इसको लगे कितने? 4 घंटे और इसको लगे कितने? 5 घंटे। किसी से भी कर लो। देखो ये गया 4 की स्पीड से और इसको लगे भी कितने घंटे? 4, यानी इसने कितनी दूरी तय करी है? 16। आपसे यही तो पूछा है ना कि पैदल कितना चला। ये वाला क्या है? ये चाल उसकी पैदल वाली थी। अगर आपसे बोलते कि उसने साइकिल से कितनी दूरी तय करी तो साइकिल वाला ले लेते हैं। आप इससे भी निकाल लेते हैं। साइकिल से गया वो 9 की चाल से और साइकिल से लगे उसको 5 घंटे, यानी साइकिल से उसने कितनी दूरी तय करी? 45। लेकिन आपसे पूछा पैदल है, पैदल कितना गया? तो इस प्रश्न का जो आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? 16। अब मिश्रण चैप्टर पढ़ लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है अनिल मेरे भाई, मैंने वही कहा कि कोई भी टीचर, मैंने ही बहुत सारे चैप्टर बेसिक से पढ़ाए हैं, पर मैं आज तक चाहकर भी पूरा मैथ्स में नहीं पढ़ा पाया हूं, है ना। आप किसी भी टीचर को देख लो, पूरा मैथ्स कोई भी नहीं देगा, पढ़ा ही नहीं पाएगा पूरा बेसिक। ठीक है अनिल भाई, ढूंढ कर बता दो तुम पूरे 35 चैप्टर मैथ्स के। बाकी फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी है। एक मैथ की अलग से चैनल है मेरी, आदित्य पटेल मैथ्स, और मैंने उसमें बहुत सारे चैप्टर्स बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करी है। सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट है, आप उसको देखिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था मैंने उसमें
बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करिए और अच्छे अच्छे चैप्टर्स उसमें पढ़ाए हैं, आप उस चैनल को विजिट करिएगा। चलो, कौन विकल्पिक 5/100, 2/5 और 6/25 का दशमलव निरूपण है? देखो, 5/100, 2/5 और 6/25, कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो और आंसर दशमलव में बताओ, आंसर डेसिमल में बताओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है? वेरी गुड। सुनो, एलसीएम क्या ले लेंगे? 100, तो ये क्या आ जाएगा? 5। 5 का भाग दिया 20, 20 का दुगना हो गया 40, 25 इंटू 4 100, 4 इंटू 6 24, है ना? अब 40 और 5 हो गया 45, 45 में से अगर आपका 24 गया तो 21, और 21 में 100 का भाग दिया तो 0.21, 0.21 आपका आंसर आ गया होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। बस सिंपल, वेरी गुड। और आगे चलें। किसी बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात है 1, 2 और 3। ठीक है, ये किस चीज का अनुपात है भाई? सिक्कों की संख्या का, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 80 है। अब देखो खेल, 2 बराबर 80 यानी 1 बराबर 40, और अगर 1 बराबर 40 तो 3 बराबर 120। 2 बराबर 80, 1 बराबर 40, 3 बराबर 120। अब ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। अगर 1 रुपए के 40 सिक्के होंगे तो 40 रुपए, अगर 50 पैसे के 80 सिक्के होंगे तब भी 40 रुपए, और अगर 25 पैसे के 120 सिक्के होंगे तब भी 40 रुपए, है ना? सॉरी 30 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। तो अगर 120 सिक्के हैं यानी 120 में 3 का भाग दे दोगे आप, 120 में 4 का भाग दे दोगे तो कितना मिल जाएगा? 30 रुपए। समझ में आया? 1 रुपए के 40 सिक्के 40 रुपए, 50 पैसे के 80 सिक्के होंगे यानी 40 रुपए। रुपए में वैल्यू कितनी आएगी यही तो पूछ रहे हैं भाई। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 80 सिक्कों में कितने रुपए होंगे? 40। एक सिक्के में, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 120 में कितने होंगे? 30 रुपए होंगे। तो 4 4 8 और 3 11, सबकी वैल्यू कुल मिलाकर कितनी आ जाएगी? सबकी वैल्यू कुल मिलाकर 110 रुपए आ जाएगी, 110 आ जाएगी। क्लियर? बस ये हो गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी। 2 बराबर 80, 1 बराबर 40, 3 बराबर 120। 1 रुपए के 40 सिक्के 40 रुपए, 50 पैसे के 80 सिक्के यानी 40 रुपए, 25 पैसे के 120 सिक्के यानी 30 रुपए। टोटल हो गया 110, 110। ओके, चलिए भाई, देखो आपको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, कोर्स की हो, किताबों की हो, फ्री बुक्स हो, टेस्ट पेपर्स हो, पुराने पेपर्स हो, यूट्यूब पर बेस्ट आपके सारी चीजें मिले, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। एनटीपीसी के हर बच्चे को ये वीडियो देखना है, क्योंकि इतनी शानदार चीजें मिलेंगी आपको इसमें जो कहीं और आपको कोई नहीं देने वाला है। तो ये वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और इसमें मैंने पूरा पढ़ने का तरीका, स्टडी प्लान डिस्कस किया है, ये वीडियो देख लेना। पढ़ाई कैसे करनी है आपको और अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो ये वीडियो देखिए। और पिछले वर्ष का पूरा ट्रेंड जानना है कि पेपर कैसा आया था, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, किससे नहीं आते हैं, हर और ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने इसमें डिस्कस किया है। 14,000 प्रश्नों का निचोड़ इसमें डिस्कस हुआ है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। और अगर आप विनर्स के एप्लीकेशन पर पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ पूरा रेलवे का कोर्स, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सब कुछ, तो आपको बहुत कम फीस है, 799 में पूरा बैच मिलेगा। एनटीपीसी का 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल सब कवर होगा। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, है ना? तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए,
इसमें सबसे ऊपर पेड कोर्स दिखेगा, इसमें आप एनटीपीसी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, कोई दिक्कत परेशानी कॉल या आप हमें मेल कर सकते हैं। और आज की क्लास की पीडीएफ में यहां पे शेयर करने वाला हूं यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ पर, और बाकी विनर्स के सभी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप पर भी विनर्स इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आप इंदौर आकर ऑफलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एड्रेस है, अगर आपको इंदौर आकर पढ़ना है, भंवरकुआ पर इंस्टीट्यूट है। बाकी आप सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आपको हम मिल जाएंगे। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जाते जाते लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा और कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा। अगली क्लास किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, हाँ, बाकी आपको पढ़ाई और इन सब से रिलेटेड वीडियोस में पहले बता ही चुका हूं, उन वीडियोस को देखिए, वो आपकी बेहद हेल्प करेंगे। चलिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।